नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैं आदिकाल के कई सारे प्रश्न आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन अब जो मैं आज वीडियो जो बना रहा हूं, वैसे तो अपना थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये यकीनन आपका एक, हम कह सकते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसी के बिहाफ पे ये वीडियो बनी हुई है। क्योंकि जो यूजीसी नेट ने 2004 से 2022 तक आदिकाल से जो प्रश्न रखे हैं और या आदिकाल के जो प्रश्न दिए हैं हमें करने के लिए, उन्हीं पूरे प्रश्नों की सूची लेके मैं तैयार हूं दोस्तों। और इसमें हमें सिर्फ छठे छठाए प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, कीर्तिलता किस भाषा में लिखी हुई है। तो दोस्तों, कीर्तिलता किसकी है मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, विद्यापति की है। किसकी रचना है दोस्तों? कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है, रामचंद्र शुक्ल। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत 12 ग्रंथों को ही साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत रखा था। और 12 ग्रंथों में से भी दो कैटेगरी बनाई थी, एक बनाई थी देश भाषा की और एक बनाई थी अपभ्रंश की। और अपभ्रंश के अंतर्गत उन्होंने 4 ग्रंथ रखे थे और देश भाषा के अंतर्गत रखे थे 8। अब अपभ्रंश के अंदर जो 4 रखे थे ना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो और एक और रचना थी उसमें, विजयपाल रासो। तो अपभ्रंश के अंदर 4 रचना कौन सी थी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो। ठीक है, और देश भाषा के अंतर्गत थी 8। अब क्वेश्चन बन रहा है कि कीर्तिलता किस भाषा में? अवहट में, अपभ्रंश में, मैथिली में, ब्रज में। तो दोस्तों, आपको लगेगा कि अपभ्रंश है, लेकिन इसका आंसर चल जाता है अवहट। क्या बोलते हैं? क्योंकि विद्यापति ने इसको लैंग्वेज को क्या बोला था? इसकी लैंग्वेज को अवहट बोला था। और कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? जौनपुर के आसपास का वर्णन है। और कीर्ति शाह के दरबार में ये लिखी गई थी दोस्तों, आश्रयदातम हम कह सकते हैं। और जहां तक मैं एक चीज और बता दूं, इसी को उसने कहानी भी बोला है। कीर्तिलता को क्या बोला है दोस्तों? कहानी बोला है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता के लिए ही क्या बोला था? भ्रंग भ्रंगी संवाद बोला है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? आदिकाल के किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है दोस्तों? आदिकाल के किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबुन और मंजन। तो दोस्तों, आदिकाल के अंतर्गत अवहट में रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसको बोला है? आदिकाल के अंतर्गत हिंदी का पहला कवि किसको बोला? अब्दुल रहमान को बोला था। अब्दुल रहमान की एक रचना है दोस्तों, विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा। उसमें क्या है? विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह गाथा, जिसे क्या बोला है? संदेश रासक। क्या बोला गया है दोस्तों? संदेश रासक का अगर मैं लेखन कार्य की बात करता हूँ, 12वीं सदी के उत्तरार्ध में और 13वीं सदी के पूर्वार्ध में ये ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, है ना। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है? उपदेश रसायन रास के अंतर्गत पहला धर्मेतर रास ग्रंथ बोला जाता है। जैसे धर्मेतर, धर्मेतर का मतलब है धार्मिक रचनाओं से हटकर जो पहला ग्रंथ लिखा था। और बोला भी जाता है कि पहला मुस्लिम लेखक, हिंदी साहित्य में ऐसा पहला मुस्लिम लेखक जिसने अवहट में रचना करी थी, तो कौन से थे? अब्दुल रहमान थे दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये आपको अच्छी जानकारी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अब देखो, मधुमालती, ये तो भक्ति काल के हैं। मधुमालती आपके सूफी रचना वाले हैं। कुतुबुन मृगावती लिखी है भक्ति काल के अंतर्गत। अमीर खुसरो भी आदिकाल में खड़ी बोली से रचना करने वाले पहले मुस्लिम भी बोल सकते हैं हम उनको, पहले मुस्लिम कवि या पहले कवि। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बोला आला किस ऋतु में गाया जाता है? आला क्या है? सबसे पहले तो समझ लो, दो सैनिक होते थे, एक का नाम था आला, आला, और दूसरा नाम था उदल। क्या नाम था? दो वीर सैनिक थे, आला उदल। इनकी वीरता के गाने लिखे गए हैं। कहने का मतलब है, जब योद्धा सैनिक युद्ध में जाते थे तो इनके लिए जो गाने बने होते थे वो गाते थे। तो उससे क्या होता है? एक सैनिकों में उत्साह वर्धन हो जाता था। तो आला, देखो, आला खंड की हम बात करते हैं दोस्तों। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आला को 1865 में फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे। फर्रुखाबाद के जिलाधीश जो कौन थे? चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले आला खंड को प्रकाशित किया था। और आला खंड को ही बाद में श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों के नाम से प्रकाशित किया दोस्तों। लेकिन बोल रहा है आला किस ऋतु में गाया जाता है? क्योंकि गाने वाला है ना, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। तो आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बनते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है तीसरा प्रश्न आपके लिए? कि
इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब रचनाएं तो यहाँ पे देखो तीन ही लिखी हुई हैं और एक रचना साइड में होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, खुमान रासो लिखा हुआ है, परमाल रासो लिखा हुआ है, बीसल देव रासो लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इसमें देख लेते हैं खुमान रासो बीसल देव रासो। अब पढ़ते हैं, देखो चौथा ऑप्शन इधर आ गया है इनका, पृथ्वीराज रासो नरपति नाल। ठीक है दोस्तों, ये तो बड़ा विकट क्वेश्चन बन गया, मतलब अलग अलग हो गया। फिर भी चलो हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। खुमान रासो किसने लिखी है? दलपत विजय ने। इसको मैं यहीं पे कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि पेज हो गया इधर उधर। परमाल रासो किसने लिखी है? जगनिक ने लिखी है, वो साइड में होगी। बीसल देव रासो किसकी है? ये भी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परमाल रासो। अब देखिए, अब्दुल रहमान ने तो संदेश रासक लिखी है, यहाँ पे संदेश रासक का नाम है ही नहीं कहीं पे भी। अब देखते हैं, इधर संदेश रासक तो नहीं है। पृथ्वीराज रासो देखो चंद्रप्रदाई। डी का क्या बनना है? डी का बनना है ए। तो हम सबसे पहले देखते हैं डी का ए किस में बन रहा है। डी का ए बनना है इसमें भी, डी का बनना है ए, डी का ए बनना है इसमें और इन दोनों में, मतलब या तो डी होगा या तो फिर ए होगा। लेकिन हम देखते हैं इसमें, अरे ये पेज जरा बहुत साइड हो गया है। यूजीसी नेट के पेपर में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसी स्लाइड होती है दोस्तों, बड़ा दिक्कत होता। खुमान रासो दलपत विजय, कहने का मतलब ए का क्या है? थर्ड है। ए का थर्ड किसमें बना हुआ है देख लेंगे हम। ए का थर्ड बना हुआ है इसमें, तो उसका क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, 16 उपाधि धारण किए हुए हैं, 16 उपाधि धारण किए हुए हैं और तीन भाषाओं में इन्होंने ग्रंथ लिखा था। और इनको ही मैथिल कोकिल भी बोलते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध अगर हम उपाधि देखें तो मैथिल कोकिल। तो दोस्तों चंद्रप्रदायी, विद्यापति, पुष्पदंत या जगनिक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? चंद्रप्रदायी। ठीक है दोस्तों, पुष्पदंत तो अलग ही हो गए, क्योंकि पुष्पदंत को एक क्वेश्चन में बना देता हूँ। चलो, पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि किसने बोला है? शिव सिंह सैंगर ने बोला है दोस्तों। ओहो, मैं चंद्रप्रदाय में लगा दिया। इसका सही आंसर क्या है? माफी चाहूंगा, विद्यापति। चंद्रप्रदाय में टिक लगा देता मैंने गलती से। चंद्रप्रदाय को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने। पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि किसने बोला? शिव सिंह सैंगर ने। परमाल रासो किसने लिखी है? दलपत विजय ने लिखी है। जगनिक ने कौन सी लिखी थी? परमाल रासो किसने लिखी है? जगनिक ने लिखी है परमाल रासो। ठीक है दोस्तों, जगनिक ने लिखी है परमाल रासो। आगे बढ़ते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? दोस्तों सबसे पहला प्रश्न बनना बहुत अच्छा बता। देखो, संधा भाषा किसकी भाषा को कहा गया है? बौद्ध सिद्ध रासक परंपरा के कवि, संत कवि, जैन मुनि। तो दोस्तों किन रचना की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध और सिद्ध की। देखो संधा भाषा, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जो सिद्ध थे ना, सिद्धों की भाषा को बोला है संधा भाषा। और संधा भाषा देखो, एक व्यक्ति आए थे पिताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, अच्छा नहीं, पिताम्बर दत्त बड़थवाल नहीं है। संधा भाषा जो नाम दिया गया है, मुनिदत्त विजय और अदेव वज्र ने नाम दिया। मुनिदत्त ने और अदेव वज्र ने इनकी भाषा को क्या बोला है? संधा भाषा बोला है दोस्तों। ठीक है, छठा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आया अच्छा प्रश्न, ऑप्शन के चक्कर में हमें इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलो हम देख लेते हैं फिलहाल। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, सॉरी सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है? ये सातवां प्रश्न की देखते हैं। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा किसके अंतर्गत दोस्तों? काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। अब विजयपाल रासो, चर्या गीत, विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों बताइए इसमें किसको लगाना है? आपके हिसाब से क्या बन सकता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो दोस्तों चलो व्याख्या करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। विजयपाल रासो किसकी है? सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप ये चीज देखा करें कि आपको कौन सी पता है। देखो विद्यापति की, अभी मैं बताया कि विद्यापति को मैथिल कोकिल बोला क्योंकि इन्हें पदावली जो लिखी थी मैथिली में लिखी थी। दोस्तों हमें पता चल गया भाई, सी का तो 4 है ही है, तो सी के 4 में देखो या तो ए हो सकता है या ए हो सकता है। तो हमारा ये तो हो गया कट, और ये भी क्या हो गया हमारा कट। देखो यहीं पे पता चल गया हमें। अब देखो चर्या गीत जो है ना, वो लिखी है सबरपा ने और संधा भाषा में थी। वो बी का थर्ड देखो, बी का थर्ड देखो, ये भी हो गया कट। इसका आंसर क्या हो गया? सीधे ये। तो ए का देखते हैं, विजयपाल रासो किस में लिखी है? अपभ्रंश में लिखी है। बी का हो गया थर्ड, और देखो इसका पृथ्वीराज रासो किस में थी? हिंदी में थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। हमें ऐसे ही देखना है। अब देखो, अच्छा मुझे बताएंगे थोड़ा सा, इनकी एक एक चीज़ें बता दूंगा आपको। विजयपाल रासो किसने लिखी है? नल सिंह ने लिखी है।
विजयपाल रासो किसने लिखी है? नल सिंह ने लिखी है। चर्या गीत किसकी है? सबरपा की है, सबरपा की। जिनका जन्म कितने में है? 780 में है। गुरु कौन है इनके? सरहपा है इनके, सॉरी माफी चाहूंगा, सबरपा के गुरु कौन है? सरहपा ही है, याद आ गया मुझे, सरहपा ही है। इनका शिष्य था लुईपा, ठीक है। विद्यापति की पदावली किसकी है? हमें पता ही है, विद्यापति की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? हिंदी भी पृथ्वीराज चंद्रबरदाई की है, 1168, ठीक है, 1168। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न क्या बोल रहा है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? एक चीज मैं तुम्हें बताऊं कि आदि का, अच्छा, हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि इसका क्या आंसर है, सी। अच्छा, मुझे बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी का शुरुआत हम बोलेंगे किससे मानी? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से? तो दोस्तों कमेंट कर देना अगर आप वीडियो देख रहे हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की शुरुआत, जैसे कि अब हिंदी साहित्य की जो आविर्भाव माना प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से माना था? तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न देखो। नौवां प्रश्न क्या बोल रहा है? अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे बोला गया? अपभ्रंश हेमचंद्र को, स्वयंभू को, रामचंद्र को और या सोमप्रभ सूरी को? तो दोस्तों इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। कहाँ गया हमारा 783, ठीक है दोस्तों, कौन है? स्वयंभू। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हेमचंद्र की। तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी बोला जाता है। सोमप्रभ सूरी, बहुत सोमप्रभ सूरी ने एक ग्रंथ लिखा 1231 में। कब लिखा? 1241 में लिखा था, संवत में, जिसका नाम था कुमारपाल प्रतिबोध। याद रखना, कुमारपाल प्रतिबोध। अब हेमचंद्र की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन फिर भी आप सबसे जो फेमस है आप याद रख सकते हैं, प्राकृत का पाणिनि इन्होंने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। कुमारपाल चरित्र भी लिखा है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे बोला जाता है? पृथ्वीराज विजय को, पृथ्वीराज रासो को या रामचरितमानस को? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासो। किसकी है दोस्तों? चंद्रबरदाई की है, ठीक है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयदेव की है, ठीक है, जयदेव की है, विजयदेव, पृथ्वीराज विजय। रामचरितमानस तुलसीदास की है। पद्मावत किसकी है? जायसी की है, और जायसी ने 1540 में लिखी थी दोस्तों, ठीक है, 1540 में लिखी पद्मावत। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाएं प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया है? वीरता का वर्णन कौन करते थे? दरबारी कवि करते थे दोस्तों, या हम बोल सकते हैं उनको, दरबारी कवि के लिए क्या शब्द आता है? चारण कवि बोलते थे हम उनको। और वो अपने राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, मतलब बड़ा चढ़ा के करते थे, इनाम पाने के लिए करते थे। तो उनकी वीर रस की रचनाएं प्राय किस भाषा में मिलती थी? पिंगल में, बुंदेली में, डिंगल में, प्राकृत में। तो डिंगल में। डिंगल का कोड होता है, याद रखना, डर। डिंगल का कोड क्या होता है? डर। मतलब डिंगल में अपभ्रंश के साथ जब राजस्थानी जुड़ जाए, अपभ्रंश में यदि राजस्थानी जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी? डिंगल। और पिंगल का कोड होता है PAB, पब, ठीक है। अपभ्रंश में अगर ब्रज भाषा जुड़ जाए तो पिंगल होगी, और पिंगल काफ़ी कर्णप्रिय मानी जाती है। इसमें जो शब्दावली प्रयोग होती है काफ़ी सरल होती है, लेकिन डिंगल में जो शब्दावली का प्रयोग होता है वो कर्कश होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उसमें जो शब्द होते हैं बहुत बड़े लेवल के होते हैं, मतलब पेचीदे जिसको बोल सकते हैं, उन शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्दानुशासन, अभी मैं बता के गया हूँ कि शब्दानुशासन के लेखक कौन है। सेम प्रश्न आ गया, रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं इसमें हम हेमचंद्र में, है ना। हेमचंद्र और रामचंद्र शुक्ल का तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और का? 1884 में और का है। सरहपाद का जन्म कब हुआ है? 769 में और का है। स्वयंभू का जन्म कब हुआ है? स्वयंभू में थोड़ा सा विवाद रहा है, तो स्वयंभू के लिए हम सन का मिलता नहीं है इसमें, 7वीं या 8वीं सदी ही हम स्वयंभू को डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों।
स्वयंभू को, लेकिन स्वयंभू को सबसे पहला बोला था राम कुमार वर्मा ने बोला था इनके जन्म के बारे में, या इनका कि राम कुमार वर्मा ने ये बोला कि स्वयंभू हिंदी के पहले कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिक बारी, अगला रचना किसकी आ रही है, देखो खालिक बारी किसकी रचना है। खालिक बारी क्या थी, शब्दकोश टाइप का था कि मोहम्मद बिन तुगलक के लड़के को सिखाने के लिए ये लिखा गया था दोस्तों। खालिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर, किसने की रचना, अमीर खुसरो की रचना। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला की तरह था ये, ठीक है दोस्तों, इसमें वर्णों का ज्ञान कराने के लिए लिखा था। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है, बीसल देव रासो नरपति नाल, खुमार रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो दलपत विजय। तो दोस्तों इनमें कौन सा युग्म संगत है बोल रहा है, ठीक है। अब बताएंगे इसमें विसल देव रासो नरपति नाल, खुमार रासो विजयपाल रासो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ए। खुमार रासो किसकी है दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, दलपत विजय की है, ठीक है दोस्तों। परमाल रासो किसने लिखी है, जगनीक ने लिखी है। विजयपाल रासो किसने लिखी है, नल सिंह ने लिखी है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 15वां कि डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से। ये लो भैया आ गया, हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य। जिसको पता है डिंगल का कोड क्या होता है, डर होता है, वो तो आंख बंद करके बोल देगा कि अपभ्रंश में जब राजस्थानी जुड़ जाती है तो डिंगल बन जाती है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य में है, हरियाणवी या राजस्थानी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, राजस्थानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो 16वां प्रश्न देखते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये आया शब्द अच्छा। अब बोल रहा है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। किसने मानी थी दोस्तों, गारसा दत्तासी, राम नारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री यही थे जिन्होंने विद्यापति का ग्रंथ कीर्तिलता नेपाल से खोजा था दोस्तों। गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला, रसायन से, और गारसा दत्तासी ने राजस्यु से बोला था, याद रखना, राजस्यु से बोला था। रामचंद्र शुक्ल ने ना, एक आता ना कि बीसल देव रासो में एक रचना है कि 1272 मजारी जेठी बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। इस तरीके से नाल रसायन शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, इस लाइन से कुछ लाइन आती है बीसल देव रासो के अंतर्गत। उसी से इसमें रसायन शब्द जो आया था ना, तो उसी से इन्होंने क्या बोला था कि रासो शब्द जो है वो रासो से उत्पन्न हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न बनना है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है ये कि आदि काल की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या करें। मैं तो ये वाली जो सीरीज आती है ना, इस सीरीज में लगाने वाली, यकीन मानो यूजीसी नेट के अंतर्गत अगर सबसे अच्छा पोर्शन, कोई इजी पोर्शन रहता है ना, वो ये वाला रहता है कि जिसमें आपको क्रम से लगाना होता है। सन आपको याद होनी चाहिए और क्रम से लगाओ, फ्री के 2 नंबर पाओ, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्तुलिभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। स्तुलिभद्र रास, नेमिनाथ। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन बने हुए हैं दोस्तों, मैं 4 ऑप्शन को थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ ताकि आप इसे आराम से पढ़ लें। तो दोस्तों सबसे पहले ये रचना लगाने के लिए आपको इन सभी रचनाओं का सन या प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, स्थूलिभद्र रास, फिर आप खुद कोशिश करना, ठीक है। अब ऐसे करते थे, स्थूलिभद्र रास कब लिखी थी दोस्तों, 1209 में। कब लिखी हुई है, 1209 में लिखी हुई है। नेमिनाथ रास 1213 में लिखी हुई है। कब लिखी थी, सुमति गणी ने लिखी है नेमिनाथ रास 1213 में लिखी है। 58 छंद है इसमें, मैं तुम्हें बताता हूँ। संगीत रत्नाकर का सन नहीं मिलता। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखी है 1184 में, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता चल गया, देखो ए भरतेश्वर बाहुबली रास 1184, स्थूलिभद्र रास की मतलब 1209, नेमिनाथ रास 1213, संगीत रत्नाकर का सन नहीं मिलता, लेकिन इसका क्या आंसर, ए इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं देखो पुष्पदंत किस सदी के या किस शताब्दी के कवि हैं। अब देखो पुष्पदंत में एक डाउट है। डाउट क्या है, शिव सिंह सैगल ने पुष्पदंत को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है और उनने बोला था कि ये 7वीं सदी के हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोला उन्होंने, 7वीं सदी के है। अब देखो, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं जो ये पुष्पदंत है ना, पुष्पदंत ये जो हैं 7वीं सदी के नहीं है, ये कितनी सदी के हैं, 9वीं सदी के हैं। लेकिन हुआ क्या, अब बताएंगे सही आंसर पहले। 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, 10वीं शताब्दी। तो इसका ना सर्वमत से इसका आंसर चले गया 952। क्या गया था इसका सर्वमत से, 952। अब 952 ईस्वी में हुए थे, तो कौन सी सदी हो गई दोस्तों, 900 के बाद, 9वीं के बाद, 900 के बाद जो सदी स्टार्ट होती है 10वीं सदी होगी, ठीक है।
अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं सदी बोलते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर से देखो बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, 9वां प्रश्न। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित वृत्तियों का सही अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों, कुवलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। अगर आपको इनका प्रकाशन वर्ष याद नहीं है तो आपकी भैंस पानी में गई समझ लो, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल आपको प्रकाशन वर्ष याद होने के ऊपर ही है दोस्तों। जैसे कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए, खुद सोचिए जरा। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों ए, कुलवे माला उद्योतन सूरी की है। किसके, उद्योतन सूरी की, और ये 9वीं सदी की है। राउल वेल रोडा कवि की है। किसकी है, रोडा कवि की है, और ये 10वीं सदी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की हम बात करते हैं, दामोदर शर्मा की है, व्याकरण ग्रंथ है और 12वीं सदी की है। और इसमें एक चीज़ याद रख लेना कि इसमें आपका बनारस या आपका लखनऊ बनारस के आसपास का जिक्र भी किया गया है। ठीक है, बनारस के आसपास का मुख्य रूप से। तो वर्ण रत्नाकर देखो भैया किसकी है, 14वीं सदी की रचना है। वर्ण रत्नाकर किसकी थी, मैथिली ग्रंथ है ये। और वर्ण रत्नाकर में पहली ऐसी ग्रंथ है जिसके अंतर्गत 84 सिद्धों के नाम आए हैं। वर्ण रत्नाकर अगर लिखा है तो किसने, जिंदत सूरी नहीं, जिंदत सूरी माफी चाहूंगा। वर्ण रत्नाकर किसकी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका वैसे। तो 14वीं सदी है, वैसे 1361 की है मूल रूप से अगर देखा जाए तो। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसकी है, वर्ण रत्नाकर माफी चाहूंगा, याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ण रत्नाकर अभी मुझे अगर अभी वीडियो करते करते याद आ गया तो अच्छी बात है। वर्ण रत्नाकर नहीं, प्रवचन बागची का नहीं है वर्ण रत्नाकर, नहीं है, मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है 20वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू, अच्छा ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप खुद बताइए कि इसमें कौन सा क्या लगेगा। अच्छा याद आ गया भाई, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है, किसकी है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की। माफी चाहूंगा यार, कभी कभार हो जाता है, दिमाग से स्किप हो जाती है चीज़ें, है ना। तो स्वयंभू ने सबसे पहले देख लेते हैं स्वयंभू की। देखो सबसे पहले हम स्वयंभू का, तो हमें पता ही है भैया, इतनी फेमस रचना यहाँ लगी हुई है, पहुंचरियों। पुष्प दंत ने क्या लिखा है, सब्रपा ने क्या लिखा है, चर्यापद। अब देखो ये हो गई इसकी, पुष्पदंत की क्या है, महापुराण। राहुल वेल किसकी थी, रोडा की थी, जो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, चौथा वाला अंक तो कहीं भी नहीं आना चाहिए भैया। देखो चौथा इसमें आ गया, चौथा इसमें आया, तो ये सीधे सीधे इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम कट कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे कट। ठीक है दोस्तों, सब रपा, सी का डी का 5 देखो किसमें बना हुआ है, इसमें बना पड़ा है। तो देखो डी का 5 किसमें बना था हमारा, बी में। इसका क्या सही हो जाएगा, बी। देखो सब रपा की क्या है, चर रहा पद। अब देखो महामुद्री वज्रगीति भी लिखी है इसने, महामुद्रा वज्रगीति लिखी है, वज्र योगिनी साधना भी लिखी है सब रपा ने। और सब रपा का जो जन्म है वो कब है, 780 में। याद रखना, इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों, सरहपा लिखा हुआ है। ठीक है, इनका गुरु का नाम क्या है, इनके गुरु नहीं, इनके इनके गुरु का नाम जो है इनके गुरु का नाम है लुईपा। इनके इनके गुरु का नाम लुईपा नहीं है, इनके सबरपा के गुरु का नाम ना, माफी चाहूंगा, सरहपा ही है। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 21वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर। अब देखो सेम प्रश्न आ चुका है। देखो ज्योतिश्वर ठाकुर अभी मैं बता के आया हूँ को, वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट ने क्या लिखी थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये तो अभी मैंने बता दिया आपको। अब देखो नलपति नाल की क्या है, बीसल देवरासो। रोडा कवि की राहुल वेल है, तो 5वीं इसमें है नहीं, और डी का ए बन रहा है। तो 5वां देखो, 5वां तो कहीं है भी नहीं, डी का ए देखो किसमें बन रहा है, रोडा की राहुल वेल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखो, अगला प्रश्न बन रहा है आपका, गौरव के संपादक। क्या बोल रहा है, गौरव के संपादक, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, इसमें 14 ग्रंथ है भाई। ठीक है, गोरखनाथ की है, ये किसकी है, गोरखनाथ की है। याद रखना, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है,
राहुल सांकृत्यान ने कितना बोला है, 845 बोला था, याद रखना इस चीज़ को भैया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी आए थे, उनने इसको क्या बोला था, 9वीं सदी बोला था। ठीक है दोस्तों, 9वीं सदी बोला था। और वहीं पे अगर हम बात करें पीताम्बर दत्त बड़तवाल की, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 11वीं सदी बोला था। राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं सदी बोला था। और गौरखवाणी का संपादन किसने किया, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ है, 1884 में, 1884 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, 1907 में। और बात करते हैं श्याम सुंदर दास की, तो 1875 में। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल की अगर हम बात करें तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल का मुझे सन जन्म का याद नहीं है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले व्यक्ति हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल, याद रखना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति किसकी है, अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल या रहीमदास। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का माना जाता है ये। अच्छा, कबीरदास का जन्म कब हुआ है, 1398। ठीक है दोस्तों, दादू दयाल का जन्म कब हुआ है, 1544। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो 1453 से 1523 की समथिंग माना जाता है। अब अगला बात करते हैं रहीम की। रहीमदास का जन्म 1548 या 47-48 के बीच में ही माना जाता है रहीमदास का जन्म। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न अगला, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। अभी मैंने आपको कुछ ही समय पहले मैंने बता दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बच्चों को सिखाने के लिए बताई थी। अभी देखो ऊपर मैंने समझा दिया था, पहेलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, मनोरंजन परक रचना है, या फारसी हिंदी शब्दकोश है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, हिंदी, फारसी हिंदी शब्दकोश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बन रहा है 25वां, क्या बोल रहा है 25वां प्रश्न, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का के संबंध के रूप में माना है। विद्यापति की पदावली को किसने जीव और परमात्मा के संबंध में माना था दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बैनीपुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने क्या बोला था, पदावली को क्या बोला है, जीव और परमात्मा का संबंध के रूपक माना है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है आपके लिए कि शिव प्रसाद माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ बता रहा था, थॉट आ रहा था मुझे शिव प्रसाद के लिए, कुछ मेरे दिमाग में आ तो रही थी बात, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ी सी स्किप हो गई है। ठीक है दोस्तों, शिव प्रसाद के बारे में कुछ मैं बोल रहा था, लेकिन अगर कुछ अभी आगे जाके याद आया तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर इनका तो जन्म मैं बता चुका हूँ, रामवृक्ष बैनीपुर का जन्म कब हुआ है, रामवृक्ष बैनीपुर का जन्म हुआ 1899 में। कब हुआ है दोस्तों, 1899 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था। हठ योग का, स्वयंभू, घाघ भड्डरी, गोरखनाथ, अधैमाण। अधैमाण को ना अब्दुल रहमान बोलते हैं, याद रखना, कहीं कहीं पे अब्दुल रहमान की जगह अधैमाण लिखा आता है। तो दोस्तों हठ योग का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग पड़ा है किस में पड़ा था, गोरखनाथ। गोरखनाथ ने जो गोरखनाथ की एक ग्रंथ है उसमें क्या हुआ है कि हठ योग में हौ प्लस ठौ को बोला है आपके लिए चंद्रमा और ठौ को बोला है सूर्य। ठीक है, इन दोनों के मिलन से ही क्या बोला है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बोला है, या ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने इसमें बात की हुई है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसमें एक चीज़ और आ रही है दोस्तों, क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या बोल रहा था, इस चीज़ में एक चीज़ और आ रही थी मेरी, क्या था वो, कि इसमें नाच से संबंधित एक बात बताता मैं आपको। लेकिन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न, कुछ कई सारे फैक्ट ऐसे होते हैं, हकीकत बताऊँ मैं, वो स्किप हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, उन चीज़ों को बता दूँ और जानकारी दे दूँ, तो उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो मैं अपने हस्तलिखित नोट्स बना रहा हूँ ना, जो मैं आपको PDF के माध्यम से दे रहा हूँ, या फिर जो मैं टाइप करके खुद बनाता हूँ, तो उसमें मैं पूरी डिटेल डालने की कोशिश करता हूँ हर रचनाओं से। लेकिन अगर आप बने रहेंगे वीडियो में तो यकीनन मैं आपको सारे फैक्ट इस तरीके से करा दूंगा, ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं अब अगले जो आप
PDF बनाऊंगा ना दोस्तों, मैं एक रचना लिखूंगा, उसमें से यही प्रश्न बनना है कि इनमें से गलत कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है। मतलब कहने का मतलब उसमें सारी रचनाओं की डिटेल्स में डाल के रखूंगा। अगर एक क्वेश्चन एक रचना से बनेगा ना, उसके फैक्ट सारे उस रचना के अंदर ऐड होंगे। बनते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि इनके कृत्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों इसमें तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। सी इसका राइट आंसर है। पौमचर्यू है। स्वयंभू सबसे पहले कवि हैं। खुमार रासो 9वीं सदी की है। बीसल देव रासो 1155 की है। चंदन बाला राज 1200 की है। कब किया दोस्तों? 1200 में लिखी हुई है। ठीक है, 35 छंद हैं इसमें, खंड काव्य टाइप का है ये। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। मैं आपको बता चुका हूँ भैया 12वीं सदी की है ये तो, है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? पुराण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य, व्याकरण है। तो मैंने उसी समय आपको बता देता है कि ये कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, दामोदर शर्मा की थी ये। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरपा, हेमचंद्र, सब्रपा, स्वयंभू। बताइए दोस्तों उसका क्या है? हेमचंद्र। ठीक है, ये 11वीं 10वीं या 11वीं सदी के हैं। 1042 के समथिंग इनका जाता है। तो इनका सन जाता है, जबकि ये कितने में है देखो, 769 में जाता है ये। सब्रपा 780, 783। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? मैथिल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अभी मैं आपको बता के गया हूँ। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की थी। सिद्धों के 84 नाम जो हैं वर्ण रत्नाकर में मिलते हैं। और ये मैंने ज्योतिश्वर ठाकुर किया वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अभी मैंने आपको बता भी दिया था। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 31 का हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न बनते हैं 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दुहा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधि। तो दोस्तों इसको तो मैं कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, अपभ्रंश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और याद रखना अपभ्रंश के अंतर्गत दोहा की शुरुआत किससे मानी जाती है? 6ठी शताब्दी जोइंदू से मानी जाती है, याद रखना। लेकिन हिंदी में या फिर हिंदी में दोहा छंद की शुरुआत कब से मानी जाती है? सरापा से मानी जाती है। या हम बोल सकते हैं कि किन की रचनाओं में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग होते हुए दिखा है, तो हम बोलते हैं सरापा की रचनाओं में। ठीक है, अगला बोल रहा है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह किसका कथन है? 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था। तो ये कथन किसका है दोस्तों? बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा वीडियो भी बहुत लंबा बन चुका है, तो ये किसमें बनता है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों 33 का देखो आंसर क्या बनने वाला है? 33 का बताइए क्या होगा इसका आंसर? रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो 33 से 34 मिनट की बन चुकी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।